और परफेक्ट मूवमेंट, तीनों परफेक्ट मिलेंगे आपको सिर्फ जी बिजनेस पर। एक्टिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कामधेनु नेक्स्ट डबल रिब टीएमटी बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील और पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। दिल्ली में रात भर खुलेंगे 314 प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर समेत रात भर ऑनलाइन डिलीवरी को मंजूरी, अगले हफ्ते होगा लागू। चुनाव चिन्ह को लेकर शिवसेना में हलचल तेज, नए सिंबल पर मातोश्री में उद्धव गुट का मंथन, शाम 7 बजे शिंदे गुट की दूसरी बैठक, ईसी ने 197 चिन्हों के विकल्प दिए। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला, बोले 70 सालों तक कांग्रेस राज में देश का विकास, बीजेपी कर रही फूट डालने की राजनीति। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 14,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की रखेंगे आधारशिला, 7 दिन 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाले गांव का करेंगे उद्घाटन। और थोड़ी देर में सेहत वाला संडे, डाउन सिंड्रोम क्या है और कैसे संभालें सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सेहत वाला संडे, जिसमें हम बात करते हैं कि सेहत से जुड़ी जो समस्याएं हैं उन पर और उनके ठीक होने पर, उनके इलाज पर, तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। और इस बार बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में डाउन सिंड्रोम के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों के बीच डाउन सिंड्रोम जागरूकता बढ़ाने के लिए इस साल से अक्टूबर महीने को बतौर डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस मंथ घोषित किया गया है। तो सवाल उठता है कि डाउन सिंड्रोम है क्या? ये एक ऐसी समस्या है जिसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास आम बच्चों जैसा नहीं हो पाता है। एक सिंड्रोम के कारण शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास की जो गति है वो धीमी हो जाती है। खास बात यह है कि सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे पढ़ लिख सकते हैं और आम बच्चों की तरह स्कूल भी जा सकते हैं। भले ही विकास बहुत धीमा हो, लेकिन आम लोगों की तरह जीवन जी सकते हैं। ज़रूरत है उन्हें प्यार, अपनापन और देखभाल करने की। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं 3 खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं फोर्टिस हॉस्पिटल की क्लिनिकल जेनेटिक्स विभाग की एचओडी डॉक्टर सीमा ठाकुर, पारस हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर मनीष मन्नान और डीपीएस साहिबाबाद की डायरेक्टर डॉक्टर ज्योति गुप्ता। आप सबका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। तो सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर मन्नान आपसे ही होगा कि ये जो समस्या है डाउन सिंड्रोम की, ये किन वजहों से होती है और इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? देखिए, डाउन सिंड्रोम जो है ये एक जेनेटिक इशू की वजह से होता है। इसमें 21st क्रोमोसोम जो है ये एक एक्स्ट्रा आ जाता है बॉडी में। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये 3 तरीके का होता है। एक तो जो क्रोमोसोमल इश्यूज है, एक नॉन डिसजंक्शन जिसको हम कहते हैं, 95% जो डाउन सिंड्रोम है ये इसी वजह से होता है। 4% आप समझ सकते हैं कि ये ट्रांसलोकेशन वाला है, जो 14 और 21 में चेंज होता है, और 1% जो है वो मोजाइक वाला होता है। मोटे तौर पे अगर कोई पूछे कि क्या ये हेरिडिटरी होता है, तो जो नॉन डिसजंक्शन है और मोजाइक वाला है वो नहीं है, लेकिन ट्रांसलोकेशन वाला हो सकता है। तो किसी में अगर हिस्ट्री है तो उस चीज को हमें स्क्रीन करने की जरूरत है। इस जेनेटिक इशू की वजह से जो लक्षण आते हैं वो फिर हमें हमारे लिए चैलेंज बनते हैं। तो ये बेसिकली क्रोमोसोम के लेवल पे जो गड़बड़ हुई है, इस वजह से कुछ लक्षण बच्चे में जो फिजिकली है हम देखते हैं, मस्तिष्क में जो देखते हैं, उसकी वजह से जो आगे जो उनमें होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हार्ट की हो, ब्लड की हो, या कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो, या पेट वाली प्रॉब्लम्स है, ये समस्याएं आगे चल के आती है, जिसका कि निदान करने की हमें जरूरत आगे जैसे जैसे आती है वो करने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, जिस तरह से दिक्कतें आती हैं उनको ठीक करने की जरूरत होती है। डॉक्टर ज्योति, आपसे समझना चाहेंगे कि आंकड़े बता रहे हैं कि विकसित देशों में हर 1000 बच्चे में एक बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त है। वहीं भारत में ये आंकड़ा 700 में से 1 का है।
ऐसे में दुनिया भर के लिए डाउन सिंड्रोम कितनी विकराल समस्या है और इसे अगर हम देखें तो किस तेजी के साथ बढ़ रही है? जी बिल्कुल बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्कूल में भी देख रहे हैं कि पहले जहां इतने डाउन सिंड्रोम के बच्चे नहीं आते थे, अभी काफी बच्चे स्कूल्स में आने लगे हैं। और एज पर पॉलिसी सब स्कूल्स को इंक्लूजन करना है, इसलिए जो नॉर्मल स्कूल्स है उसी में ही बच्चे आते हैं और वो स्पेशलाइज स्कूल्स में नहीं जाते। और बात ये है कि वो जितना पढ़ पाएंगे उतना पढ़ पाएंगे, पर उसके साथ साथ जितनी एक्टिविटीज वो बच्चों के साथ कर सकते हैं, जितना सोशल इंटरेक्शन वो बच्चों के साथ कर सकते हैं, उतना उनके बिहेवियर में भी बेटर हो जाते हैं बच्चे। साथ में बच्चों को हम स्किल्स दे सकते हैं, कॉम्पिटेंसीज दे सकते हैं, देख सकते हैं कि वो किस चीज में अच्छा है, कौन सी दक्षताएं उस बच्चे में विकसित करी जा सकती हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम बच्चों की देखभाल करते हैं स्कूल में। पर पहले हम लोग बहुत कम देखते थे, या तो स्पेशलाइज स्कूल्स में ही जाते थे, नॉर्मल स्कूल्स में बच्चे कम बाकी बच्चों के साथ पढ़ने के लिए आते थे। शायद पेरेंट्स को भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि वो बच्चे बाकी बच्चों के साथ अच्छे से रह सकते हैं और वो सिक्योर फील करेंगे, और उनका बिहेवियर भी जो बाकी बच्चों का है, वो जो बच्चे स्पेशल नीड्स के हैं उनके साथ उनका बिहेवियर अच्छा रहेगा। पर अब क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इंक्लूजन का मैंडेट दिया है, सीबीएसई ने मैंडेट दिया है, पूरा एक्ट बन गया है, इसलिए बच्चे अब हमें स्कूलों में ज्यादा दिखाई देते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि स्पेशल एजुकेटर्स रखें, बाकी बच्चों को भी सेंसिटाइज करें, सभी एक्टिविटीज में बच्चों को इंक्लूड करें। अलग अलग स्किल सब्जेक्ट्स हम इन बच्चों के लिए लेके आए हैं, वो स्किल सब्जेक्ट्स बच्चे करते हैं। कुछ बच्चे कंप्यूटर्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे हाथ से जैसे खाना बनाने में अच्छे होते हैं, होम साइंस ले लेते हैं, कुछ बच्चे और स्किल सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। तो काफी इन लोगों को फायदा होता है बच्चों को स्कूल में आके। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सीमा ठाकुर, आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे कि अभी हमने बात की कि विकसित देशों में 1000 में एक बच्चा है, भारत में ये आंकड़ा 700 पर 1 है, लेकिन एक बड़ी जो वजह बताई जा रही है कि जो महिलाएं 35 वर्ष के बाद मां बनने का प्रयास करती हैं या वो प्लानिंग उस तरह की करती हैं, उनमें ये ज्यादा समस्याएं आती हैं। तो क्या सिर्फ वही एक समस्या है या और भी तमाम कारण हैं इसके? डाउन सिंड्रोम कॉमनेस्ट जेनेटिक कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है, और जो इसका प्रमुख कारण है कि हमारे बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस बीमारी में 21 नंबर का क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं कि मोर देन एडवांस मैटरनल एज, जो आपने 35 साल की उम्र बताई, ऐसा माना जाता है कि 35 साल से चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जो मेन 2/3 ऑफ डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन आर बीइंग बोर्न टू यंग मदर्स ओनली, मतलब जो मदर्स लेस देन 35 ईयर्स है, वो उन्हीं की संख्या ज्यादा है, उन्हीं के बच्चों की संख्या ज्यादा है। सो कहने का मतलब है कि ये किसी भी एज वर्ग में हो सकता है। हम लोग पहले कभी जब हम लोगों ने ये पढ़ाई शुरू करी थी, तब हम लोग ज्यादा केयरफुल रहते थे एडवांस मैटरनल एज, मतलब 35 ईयर्स से ऊपर वालों को। बट अब जो है डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज यूनिवर्सल, मतलब हर माँ का चेक किया जाता है प्रेगनेंसी में 2 बार, मतलब जो प्रोटोकॉल है उसमें 2 बार है, एक बार 12 हफ्ते के आसपास, और अगर कोई 12 हफ्ते पे मिस कर गया, आइडियल इज 12 हफ्ता वाला ओनली, जहाँ की अल्ट्रासाउंड और ब्लड से मदर का रिस्क निर्धारित किया जाता है, हर मदर का, चाहे वो 20 साल की क्यों ना हो। सो ये लो रिस्क और हाई रिस्क में उसको डिवाइड किया जाता है, और इंटरमीडिएट रिस्क में। सो जो वुमेन लो रिस्क होती है उनको हम लोग अश्योर करते हैं कि द रिस्क ऑफ हैविंग अ बेबी विद डाउन सिंड्रोम इज अनलाइकली, एंड जो हाई रिस्क होते हैं उनको हम लोग फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए ऑफर करते हैं। और करंट टाइम में एक इंटरमीडिएट रिस्क भी है, जिसमें कि इन वुमेन को डायरेक्टली डायग्नोस्टिक नहीं, टेस्टिंग लाइक एमनियोसेंटेसिस नहीं कह के एक सेकेंडरी स्क्रीनिंग, जिसको कि नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग कहते हैं, जो कि मां के ब्लड से डाउन सिंड्रोम का 99% एक्यूरेसी से टेस्ट निर्धारित करता है। सो सभी वुमेन का किया जाता है, हर वुमेन इस बीमारी के लिए रिस्क पे हैं, बिकॉज ज्यादातर मदर
लेस देन 35 ईयर्स ही हैं, सो दैट्स व्हाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर मनीष, जैसे कि अभी डॉक्टर सीमा ने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान बाकायदा जांच होती है और अच्छे से प्रयास किया जाता है कि वो पता चल जाए कि ऐसा है, लेकिन अगर पता चल जाता है कि डाउन सिंड्रोम है तो क्या उसका उसी दौरान इलाज संभव है पूरी तरह से? कितना अच्छा सवाल है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, डाउन सिंड्रोम का इलाज नहीं है, लेकिन इसके साथ जो एसोसिएटेड समस्याएं हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। आमतौर पे मैं सारी समस्या एक बच्चे में नहीं होती, लेकिन क्या क्या हो सकता है। कुछ बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया। कुछ बच्चों में खून की बीमारियां हो सकती हैं। कुछ बच्चों में एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स जैसे कि थायराइड की या टाइप 1 डायबिटीज इन बच्चों में ज्यादा होता है। कुछ बच्चों में हियरिंग प्रॉब्लम आती है, एक्चुअली ये काफी कॉमन है डाउन सिंड्रोम के बच्चों में। फिर जो मेंटल डेवलपमेंट है, कॉग्निशन है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा था कि मेंटल रिटार्डेशन का सबसे कॉमन कॉज है, ये है। हम फिर डिलेड माइलस्टोन्स देखते हैं, बहुत ज्यादा डिलेड नहीं होता है, लेकिन जब हम बच्चों के माइलस्टोन्स देखते हैं तो जो चीज एक नॉर्मल बच्चा 10 महीने पे करता है, ये वाला बच्चा 20 महीने पे करता है। थोड़े से डिलेड वहां से हमें वो दिखने लग जाता है। बच्चे की जो मसल टोन है वो थोड़ी सी पुअर होती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज को मैनेज करना होता है। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का निवारण करना है, ताकि वो बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह उनके साथ मिलजुल के उनको इंक्लूड करके हम उसमें कर सकें। जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, हियरिंग की प्रॉब्लम है उसका निवारण किया, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है रेगुलर इकोकार्डियोग्राफी की, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप किया, उसमें कुछ इश्यू है तो उसको सॉर्ट आउट किया। तो इन इन छोटी छोटी चीजों को हमने उन चीजों का इलाज करना है। डाउन सिंड्रोम का हम इलाज नहीं कर सकते, वो तो हो गया, वो तो क्रोमोसोमल लेवल पे है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, उसको नहीं निकाल सकते। लेकिन उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके एसोसिएट करें, ताकि बच्चा नॉर्मल बच्चों से जितना हो सके वो हम उसको एक नॉर्मल लाइफ में ला सकें। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल, ये प्रयास होना चाहिए कि अगर बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है, विकार पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है, तो कम से कम उसको तकलीफ हो, कम से कम उसको दिक्कतें हो, उसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। डॉक्टर ज्योति, आपसे समझना चाहेंगे कि जब डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें कुछ आप अलग से उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, उनके शिक्षा की, एजुकेशन की व्यवस्था करती हैं, या आम बच्चों के साथ ही उनको पढ़ाते हैं? किस तरह से उनको उनकी जो प्रतिभाएं हैं निखारने की कोशिश करते हैं? तो हम लोग हमेशा जो बच्चे होते हैं स्पेशल नीड्स के, उनका स्ट्रक्चर दो तरीके से तैयार होता है। एक इंक्लूजन के साथ, जो कि वो काफी समय क्लास का बाकी जो उनके एज अप्रोप्रिएट बच्चे होते हैं जिस क्लास में वो बच्चा पढ़ता है, उसके उनके साथ वो बिताते हैं, सारी एक्टिविटीज उनके साथ करते हैं। और जहाँ उनकी पढ़ाई है वो बच्चे अलग से स्पेशल एजुकेटर के साथ करते हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके माइलस्टोन्स अलग होते हैं, सो वो पहले से ही असर्टन कर लिया जाता है। जब बच्चे आते हैं उनकी नीड एनालिसिस कर ली जाती है, उनका देख लिया जाता है कि लेवल कहाँ है, उनको कहाँ कौन सी क्लास में प्लेस करना है। एक दफा वो सब हो जाता है तो स्पेशल एजुकेटर्स आते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स आते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट्स आते हैं। तो अलग अलग थेरेपिस्ट्स आते हैं। जैसे अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो हमारा मूलचंद में डॉक्टर जितेंद्र नागपाल हैं, एक्सप्रेशंस इंडिया, उनके साथ हमारा टाई अप है। तो हम ये सारे थेरेपिस्ट्स अपने साथ स्कूल में नहीं रख पाते हैं, बट वो हफ्ते में 2 दिन हमारे स्कूल में आते हैं और वो बच्चों की थेरेपीज करते हैं। प्लस हम लोग स्पेशल एजुकेटर्स रखते हैं, मतलब ऐसे टीचर्स जिनको की स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ पढ़ाई कराने का तजुर्बा भी है, उनकी ट्रेनिंग भी है। तो वो उनको अलग से पढ़ाई कराते हैं, उनकी अलग से माइलस्टोन्स होते हैं, उनकी अलग से असेसमेंट होती है। सीबीएसई की भी बात करें तो वो 9th 10th 11th 12th में वो बच्चों को ऑलरेडी एग्जेम्पशंस बहुत सारे देते हैं। इन बच्चों को उस वही मतलब सारे एक साइंस, एक मैथ्स, एक सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी सब्जेक्ट्स करने की जरूरत नहीं है। ये लोग आर्ट भी ले सकते हैं, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लाइब्रेरी साइंसेस, बुक कीपिंग, कंप्यूटर्स। तो बहुत सारे इन लोगों के लिए, ब्यूटी एंड वेलनेस, बहुत सारे कोर्सेज हैं, स्किल कोर्सेज भी हैं जिनको लेकर ये अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और वो भी हमें देखना होता है कि कौन से बच्चे की प्रतिभा किसमें है और उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसको पकड़ करके हम आगे चलते हैं। कुछ बच्चे जो है वो बोर्ड एग्जाम दे पाते हैं सीबीएसई के, बाकी बच्चों को हम एनआईओएस के थ्रू भी करवा देते हैं। सो कुल मिलाकर हमारा ये रहता है कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो सके, बच्चा कोई ना कोई हुनर हासिल कर सके
जिससे कि वो आगे जाके इंडिपेंडेंट बन जाए। बिल्कुल। जैसे कि डॉक्टर सीमा आपसे मेरा सवाल होगा कि अभी डॉक्टर मनीष ने जिस तरह से बताया कि 3 प्रकार के ये डाउन सिंड्रोम होते हैं, ट्राइसोमी 21, मोजोसिस्म और ट्रांसलोकेशन। इनमें 95% जो हैं वो तो ट्राइसोमी ही देखने को मिलते हैं। तो तीनों में बेसिकली क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है, बच्चे में क्या विकार दिखते हैं उसमें? क्लिनिकल फिनोटाइप में ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम ज्यादा फर्क नहीं है। मोजेसिज्म में कहते हैं कि थोड़ा अन्य की तुलना में मतलब मेंटल रिटार्डेशन की संभावना कम होती है, वो दे वुड परफॉर्म बेटर, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक तो मोजेसिज्म बहुत रेयर है, 1%, सो हम लोग इतना कॉमनली नहीं देखते हैं। एंड दूसरा कि जो डाउन सिंड्रोम का मेन जो आउटकम है वो डिपेंड करता है ट्रेनिंग पे, पेरेंट्स के एक्सेप्टेंस पे, कि कितनी ज्यादा वो उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने इस प्रॉब्लम को, और बच्चे में कितनी उन्होंने मेहनत करी। जैसे अभी डॉक्टर ज्योति ने कहा है कि वो स्कूल में मेहनत करते हैं, उसी तरह से घर में भी उतनी ही मेहनत की जरूरत है। समय समय पे इन बच्चों के डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से इंटरैक्शन, स्पीच थेरेपी, ये सब से बच्चा काफी इंप्रूव करता है। तो मोर और लेस कैरियोटाइप से के टाइप से उतना ज्यादा उनका मतलब आउटलुक डिपेंड नहीं करता है। ओके। तो डॉक्टर मनीष, एक और सवाल बड़ा अहम है कि मान लीजिए यदि पहला बच्चा किसी का डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त है तो ये कितनी आशंका होती है कि अगला बच्चा भी वैसा हो सकता है, या उसको रोका जा सकता है कि अगला बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त ना हो? देखिए, यही हम अभी बात कर रहे थे। यदि ये प्रश्न उठता है कि क्या ये हेरिडिटरी है या नहीं है, जो नॉन डिस्जंक्शन या मोजाइक वाले फॉर्म है वो उसमें नहीं मैटर करता ही है। ट्रांसलोकेशन में ही है जो हेरिडिटरी में, जिसमें हमें ध्यान रखना होता है। लेकिन यदि ऐसी हिस्ट्री मिलती है तो ऑब्वियसली स्क्रीनिंग बहुत ही सोच समझ के, जांच परख के, वैसे तो ऑलरेडी हम लोग सभी का स्क्रीनिंग आजकल करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान रख के उसका स्क्रीनिंग होना चाहिए ताकि दूसरा बच्चा डाउन्स ना हो। लेकिन नॉन डिस्जंक्शन या मोजाइक वाला है, ये हेरिडिटरी नहीं होता, ये इसका उससे कोई लिंक नहीं है। यदि वो हो गया तो दूसरा भी होगा। ट्रांसलोकेशन में ये हो सकता है। इसका जवाब मैं देना चाहूंगी। जी जी जी, डॉक्टर सिंह। डाउन सिंड्रोम जब भी मदर आती है हमारे पास कि मेरे पिछले बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, तो जो पहला चीज हम लोग देखते हैं कि पिछले बच्चे का कैरियोटाइप क्या था, ट्राइसोमी 21 था या ट्रांसलोकेशन 21 था। अगर ट्रांसलोकेशन 21 है तो वेदर ये पेरेंट्स से इनहेरिटेड है या नॉट इनहेरिटेड है। इन बोथ द केसेस हम लोग इन लोगों को ऑप्शन देते हैं 12 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड से एंड ब्लड से स्क्रीनिंग, और इस स्क्रीनिंग से देखते हैं कि इनकी रिस्क हाई है या लो है। और कंफर्मेटरी टेस्ट बाय एमनियोसेंटेसिस 16 हफ्ते पे हम लोग आइडियली सभी को ऑफर करते हैं, बिकॉज 100% कंफर्मेटरी वही है। ऑल्दो ये टेस्ट इन्वेजिव है, थोड़ी सी प्रोसीजर रिलेटेड रिस्क ऑफ एबॉर्शन रहती है, बट प्रैक्टिकली डन इन एक्सपर्ट्स हैंड्स द प्रोसीजर इज वेरी वेरी सेफ। ये ओपीडी प्रोसीजर है। सो जिस भी मदर को पिछले बच्चे में डाउन सिंड्रोम है, रिस्क ऑफ रेकरेंस हम लोग बताते हैं यूजुअली 1%, बिकॉज मेजोरिटी जो कॉमन मिथ है कि मतलब डाउन सिंड्रोम हमारे परिवार में नहीं हो सकता है, बट बेसिक बात है कि किसी के परिवार में हो सकता है। सो दैट जनरल पब्लिक शुड नो कि हर आदमी को स्क्रीनिंग होना चाहिए, और अगर हाई रिस्क है तो एमनियोसेंटेसिस कराना चाहिए, उससे नहीं डरना चाहिए। बिकॉज जनरली आजकल नेट से काफी ज्यादा लोग पढ़ लेते हैं कि रिस्क ऑफ एबॉर्शन है, बट प्रैक्टिकली इफ डन इन एक्सपर्ट हैंड्स the procedure has got very very minimal risk, and generally we quote 1 in 1000, मतलब 1000 प्रोसीजर करेंगे तब जाके कभी कोई, so procedure reasonably safe OPD procedure, so risk of recurrence is around 1% generally। बिल्कुल, रिस्क तो रहता ही है, और जांच अगर कराते हैं तो उससे काफी हद तक आपको पता चल जाता है, पहले ही स्पष्ट हो जाता है। डॉक्टर ज्योति, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, आम बच्चों के साथ इनको घुलने मिलने में किस तरह की समस्या आती है, या ये इजीली घुल मिल जाते हैं, या दूसरे बच्चे इनसे कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, ये सब स्कूल के कल्चर पे डिपेंड करता है। जहाँ पर इंक्लूजन का कल्चर होता है वहाँ पे सेंसिटाइजेशन जो है दूसरे बच्चों की बहुत जरूरी होती है। तो हम लोग पहले ही सेंसिटाइज करके रखते हैं। जिस क्लास में इंक्लूजन करने जा रहे हैं, जिस क्लास में इस बच्चे को हम जो है जोड़ने जा रहे हैं, उसके बच्चों से जरूर पहले बात करी जाती है। और एक दफा आप बच्चों से बात कर लें तो वो खुद ही मेंटरिंग कर लेते हैं। वो इन बच्चों को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते। वो देखते हैं कि हम सब लोग क्लास से बाहर जा रहे हैं, हमारा लाइब्रेरी का पीरियड है या हमारा खेलने का पीरियड है, या हम कोई और एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो वो बच्चे बारी बारी करके जिम्मेदारी लेके इन बच्चों
को साथ में लेके चलते हैं। इनके लिए इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर बड़े लोगों के साथ घुलना मिलना इनके लिए मुश्किल होता है। बट जब ये अपनी हम उम्र के लोगों को देखते हैं तो इनको भी अच्छा लगता है और ये उनके साथ ज्यादा दोस्ती कर लेते हैं, बहुत डिपेंड करते हैं उन पे और डिपेंडेंट होते हैं, बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है, बहुत एक मेंटर और मेंटी का रिलेशनशिप भी इनका हो जाता है। बहुत सारी चीजें जो ये टीचर से हिचकते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सीख लेते हैं। तो जो कुल मिला के एक स्कूल का एक्सपीरियंस होता है, जो सोशल इंटरेक्शन है, जो एक इमोशनल बॉन्ड है, वो स्कूल में बनता है। देखिए जितनी पढ़ाई कर पाएंगे और जितनी स्किल्स ये लोग एक्वायर कर पाएंगे वो तो एक क्वेश्चन रहता ही है। उसमें तो पेरेंट्स को, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा था, बहुत सारे मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो खुद स्पेशल एजुकेटर्स बन जाते हैं, अपने बच्चों को देखते देखते और बाकी बच्चों की भी मदद करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं मैंने। तो पहले तो पेरेंट्स को मेहनत करनी होती है, फिर स्कूल को, खास तौर से जो स्पेशल एजुकेटर होता है, अच्छा फिर डांस के, म्यूजिक के जो ये टीचर्स होते हैं, एक्टिविटी के टीचर्स होते हैं, उनका एक बहुत स्पेशल बॉन्ड बन जाता है। कुछ बच्चे विजुअल आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं आर्ट के माध्यम से, तो वहां पे भी बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। तो सब कुछ जो है एक माहौल के ऊपर, एक कल्चर के ऊपर स्कूल के डिपेंड करता है। बहुत कुछ एक स्कूल की लीडरशिप पे डिपेंड करता है। जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो सेंसिटाइज करता है, टीचर्स को कैसे सेंसिटाइज करते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है इंक्लूजन को स्कूल में, और आपने कितने अपने स्कूल के जो रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, उसमें इंक्लूजन को जगह दी है। सो जनरली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मतलब अलग अलग होते हैं। कोई विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, कुछ बच्चों को व्हील चेयर्स पे होते हैं, उनको मसल प्रॉब्लम्स होती हैं, बोन प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ बच्चों को इस तरह से ऑटिस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ बच्चे ऐसे मंगोलियन उसके होते हैं। हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, हर बच्चा एक दूसरे से एक अलग समस्या से जूझ रहा होता है। ऐसे में उन बच्चों के साथ आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर मनीष, आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे कि आजकल हम देख रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी के जरिए डाउन सिंड्रोम का इलाज जो है किया जा रहा है और उसका बड़ा असर होता हुआ दिख रहा है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? पता नहीं, मैं समझता हूँ ये तो अभी रिसर्च टॉपिक है, बहुत ही इनिशियल स्टेज में होगा। मैं समझता हूँ डॉक्टर सुनीता ठाकुर इस पे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि वो जेनेटिक्स की एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल, डॉक्टर सीमा आप बताइए कैसा है ये स्टेम सेल थेरेपी बच्चों के लिए? स्टेम सेल थेरेपी का अभी कोई बहुत ज्यादा रोल इस बीमारी में नहीं है, पर से स्टेम सेल थेरेपी का बहुत ज्यादा किसी अन्य बीमारियों में भी अभी तक बहुत ज्यादा ये रिसर्च बेसिस पे ही है कि जैसा डॉक्टर मरन ने कहा कि प्रैक्टिकली अभी तक एप्लीकेबल स्टेम सेल कहीं भी नहीं, किसी भी क्षेत्र में नहीं है। तो क्या प्रोसेस होता है फिलहाल, और कौन सी थेरेपी है जो सबसे ज्यादा कारगर होती हुई दिख रही है डाउन सिंड्रोम में? जो सबसे ज्यादा है दैट इज कि बच्चे की जो ट्रेनिंग है, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड रेगुलर जो है ना हेल्थ केयर एवरी मतलब एट बर्थ जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। सी बेसिक प्रॉब्लम जो मेंटल रिटार्डेशन की है दैट इज बिकॉज ऑफ द वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। सो वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हटाया नहीं जा सकता, बट ये बच्चे काफी हद तक मेहनत करके इनको मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ लाने की कोशिश की जा सकती है। और जो भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक हार्ट की प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम, इन सबको एट दी फर्स्ट इनिशियल विजिट चेक कर लेना चाहिए कि अगर कुछ एसोसिएटेड हैंडीकैप है तो उनको ठीक किया जाना चाहिए। और ग्रेजुअली एज अ हेल्थ केयर, जैसे हम सब भी अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं एवरी ईयरली, सो रिकमेंडेशंस अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इन सब से रेगुलर रिकमेंडेशंस है कि इनके ईयर की चेकअप, इनके हार्ट की चेकअप, इन्फेक्शंस के लिए चेकअप और जो एसोसिएटेड और बीमारियां होती हैं हार्ट की, इन सब के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए सो दैट कि जब भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका समय से निदान किया जा सके, सो दैट कि जो चीजें ट्रीटेबल हैं वो इनके लिए हैंडीकैप न बने। जो मेजर चीजें हैं दैट इज वो ट्रेनिंग से ही है। और जैसा कि डॉक्टर ज्योति ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन काफी हद तक मैं देखती हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन से फैमिली भी अफेक्टेड होती है। तो बहुत अच्छा प्रयास है कि बच्चे इनको इंक्लूड कर रहे हैं। और जो मुझे ऐसा लगता है कि जो इन बच्चों की, बिकॉज डॉक्टर ज्योति यहाँ पे हैं, तो जो इस एजुकेशन होना चाहिए स्कूल में वो स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। और जॉब प्लेसमेंट के लिए जो अभी मेरे जो डाउन सिंड्रोम जो मेरे केयर में है बच्चे, उनको मैं, जो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो जो
जब बच्चों का जन्म होता है तो मेजर इशू इज डायग्नोसिस और उनके जो एरिया जहाँ पे उनको कमी है उसका डेवलपमेंट, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट के ट्रीटमेंट, पेट की प्रॉब्लम। बट जब बड़े हो रहे हैं तो कई मदर्स मेरे से बार बार फोन करती हैं कि अभी तक इन्हें जॉब नहीं लगा, तो तब मुझे बड़ा ही अंदर से बहुत ही अजीब सा महसूस होता है, इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी मतलब बच्चे अपना नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं अगर वो जॉब कर भी रहे हैं तो दे आर नॉट बीइंग पेड आल्सो, सो दे आर टेकन फॉर। तो ये सब चीजों के लिए भी मतलब वर्कअप जरूरी है। सो मतलब मैडम से मैं ये बता सकती हूँ कि ये भी एक एरिया इंपॉर्टेंट है वेयर दे कैन लुक इनटू इट। बिल्कुल, यानी हमें समाज को थोड़ा और ज्यादा परिपक्व होना पड़ेगा। हर बच्चा विशेष होता है, हर बच्चा खास होता है, उसकी अपनी प्रतिभाएं होती हैं, उन प्रतिभाओं को समझने की जरूरत होती है। भले ही कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, उसमें विकार है, लेकिन वो विकार जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही हो, वो शायद किसी और प्रतिभा के लिए, किसी और चीज के लिए बना हो, वो समाज को समझने की जरूरत है। तो इस चर्चा में फिलहाल डाउन सिंड्रोम पे हमने काफी बात की। उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको काफी कुछ नॉलेज इस शो में मिली होगी। हमारे डॉक्टर्स ने उन्हें बताने की बहुत कोशिश की, तो बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर सीमा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मनीष और डॉक्टर ज्योति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को डाउन सिंड्रोम के लिए जागरूक करने के लिए। और इसी के साथ सेहत वाला संडे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए